इसके अंदर कुछ हैं चीजें जो धीरे धीरे करके मैं हाईलाइट करूंगा। ये देखिए, अब ये दोनों ही सस्पेंशन में, राइट में भी है लेफ्ट में भी है, पावरलेस हो गया इसका एसी। गाइज ये देखो, अभी ना रिवर्स पार्क असिस्ट एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है ये। दोस्तों हमारे साथ में फाइनली हाथ आ चुकी है टाटा कर्व। Getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. You're so, we are heroes tonight. अब टाटा कर्व ईवी है ये, और ईवी जो है वो कंप्लीटली नई डिजाइन फिलॉसफी बनी है। एंड जो इसका चेसी है, जो इसका प्लेटफॉर्म आई वुड रेदर से, वो कंप्लीटली नया प्लेटफॉर्म है। उसको ऐसा नहीं है कि नेक्सॉन से कैरी फॉरवर्ड किया गया हो। नेक्सॉन के अंदर जो इस्तेमाल किया गया प्लेटफॉर्म है, दैट इज द ओल्डर वन, एंड दिस वन गेट्स एक्चुअली सम एडवांटेजेस ओवर नेक्सॉन्स। अब क्या नेक्सॉन को लेने का फायदा है, या ZS EV अभी भी एक फॉर मनी प्रोपोजिशन पे आने वाली गाड़ी है? आइए जानते हैं इन तीनों गाड़ियों के बारे में, लेकिन आज हम कर्व EV के बारे में ज्यादा बात करेंगे। अगर आप टाटा नेक्सॉन EV भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके बारे में कंफ्यूजन जितनी भी है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये कैनिबलिज्म कर देगी ना टाटा नेक्सॉन EV का, एंड एक्चुअल में कौन सी ज्यादा बेहतर है, अब उसके बारे में भी हम डिटेल से बात करने वाले हैं। चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों अब जरा सबसे पहले बात करते हैं, देखो ये ना टाटा की नेक्सॉन नहीं है, ये कर्व ईवी है, लेकिन फ्रंट से देखो भाई बिल्कुल नेक्सॉन जैसी लगती है। ऐसा लगता है नेक्सॉन को उठा के रख दिया हो और थोड़ी सी उसकी जो है वो लेंथ बढ़ा दी। तो अगर मैं इसके चारों तरफ घूमूं तो आपको रियलाइज होगा ये वाला पोर्शन अब बढ़ा दिया गया है। पीछे से भी चीजें जो है वो बिल्कुल बदल गई हैं। लोग अब इसको मिनी लैम्बोर्गिनी कह रहे हैं, टाटा की देसी ग्रोन लैम्बोर्गिनी कह रहे हैं। अरे बाप रे, बड़ी तेज टाटा का लोहा बोल रहा है इस टाइम। मैं आ चुका हूं वापस यहीं पे। टाटा ने जो है वो बताया कि ये आवाज इस्तेमाल करती है, आवाज बहुत ज्यादा सिमेट्रिक साउंड कर रहा है ना। अब देखो इसके अंदर ना ये स्पीकर लगा हुआ है। अब ये जो स्पीकर है ये आवाज निकाल रहा है फिलहाल। अब आप चेक कर सकते हो, मैं अगर यहाँ से गुजर रहा हूँ तो मुझे पता चलता रहा कि मेरे पीछे जो है एक व्हीकल है। पता है ये इसलिए चलता रहा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है, एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो बहुत शांत होते हैं, जरा भी शोर नहीं मचाते। ये जो आवाज स्पीकर आपने देखा ना, इसकी आवाज ज्यादा दूर तक आती नहीं है, मैं यहाँ तक ही इसको सुन पा रहा हूँ। और अगर इसके रेडिएटर के फैन एक्टिवेट हो गए, जब कंप्रेसर ऑन होता है तो एक और एक्स्ट्रा फैन जो है वो एक्टिवेट हो जाता है, तब यहाँ पर आवाज आना बिल्कुल बंद हो जाती है। अगर आप हेवी ट्रैफिक में चल रहे हो तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं आने वाला। ये एक फीचर के तौर पे तो जरूर कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो जाएगा, लेकिन इन रियल लाइफ मुझे इसकी प्रैक्टिकलिटी कम समझ में आ रही है। अब यहाँ से जो है वो पूरा सेटअप बिल्कुल ऐसा है, नेक्सॉन EV बिल्कुल ऐसी लगती है। इनफैक्ट ये एनिमेटेड लैंप्स, ये भी जो है वो जब जलते हैं और जब बंद होते हैं तो ये लिट होते हैं, वेलकम एंड गुड बाय फीचर के साथ में आते हैं। नीचे वाला पोर्शन भी जो है वो, उसमें कोई डिफरेंशिएटिंग फैक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको डिफरेंशिएट कर पाओ विद नेक्सॉन, तो बिल्कुल एक ही समान है। बस एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, दैट इज दिस चार्जिंग पॉइंट। थोड़ा अगर ये गाड़ी अनलॉक्ड है, जैसे कि मैं अभी करूंगा, अभी फिलहाल जो है मैंने गाड़ी को बंद कर दिया, तो आप इसको इजीली हाथ से ही मूव कर पाओगे, हाथ से ही बंद भी कर पाओगे। तो दिस इज द मैकेनिज्म। आप इसको इलेक्ट्रॉनिकली भी खोल पाओगे अंदर से बैठ के, कुछ इस तरीके से। अब ये वाला जो डिजाइन पोर्शन है, इस पे क्रोम का जो है वो फिनिश है, ये अच्छा लग रहा है। 2 ही पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, मुझे लगता है 4 आने चाहिए थे। इस वाले पोर्शन पे जो है वो रडार की प्लेसिंग है, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो। ये वाला पोर्शन ज्यादा पॉपअप हो रहा है, जबकि ये वाला पोर्शन जो है बिल्कुल स्ट्रीमलाइंड है, कोई भी समस्या इधर नहीं है, कोई भी एरर इसके अंदर नजर नहीं आता। अब ये जो हेडलाइट यूनिट्स हैं वो बहुत अच्छा काम करती है, थ्रो अच्छा करती है, और यहाँ पर कॉर्नरिंग लैंप्स भी दिए गए हैं जो रात में आपको बहुत मदद करेंगे। एक्चुअली में बहुत अच्छा फीचर है, मुझे लगता है कि जनरली गाड़ियों के अंदर ही आना चाहिए, जो स्किप किया गया है। यहाँ पे दी गई है बाई फंक्शनल LED DRLs। अब ये इनके साथ में इशू ये है, अभी हम ट्रैकिंग शॉट जब ले रहे थे तो ये राइट वाला तो जल रहा था, लेकिन ये लेफ्ट वाला नहीं जल रहा था। तो कभी जल जाते हैं कभी नहीं जलते हैं, तो टोटली इनकी मर्जी के ऊपर बात है, क्या ये पसंद करना चाहते जलना कि बुझना। यहाँ पर भी इस्तेमाल किए गए हैं थोड़े प्रीमियम लेवल के वाइपर्स, जो बिल्कुल वाइप कर देंगे, वैक्यूम क्रिएट करते हुए जाते हैं, इसलिए थोड़ी सी भी जो है वो कमी नहीं महसूस होगी आपको। विंडशील्ड एकदम क्लीन होगी। यहाँ पर भी आपके पास में रेडार प्लस कैमरा यहाँ पर जो है ऑफर किया गया। दैट मींस कि ये वाला पोर्शन जो है वो आपको रेन सेंसिंग वाइपर इस वाले पोर्शन से और इस वाले पोर्शन से एडास एक्टिवेट एंड डीएक्टिवेट होते हुए नजर आएंगे। ये वाला जो पूरा पोर्शन है वो कंप्लीटली एज इट इज नेक्सॉन वाला ही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है, बदलाव नहीं है। ये जो टायर्स है, हालांकि ये नए टायर्स हैं, ये 215 सेक्शन के हैं, बट सस्पेंशन जो है वो जनरली टाटा के पास में अच्छे होते हैं। इन वाले सस्पेंशन से मुझे जरा कंप्लेन है, या तो शायद वो छोटी प्रोफाइल होने के टायर की वजह से
बहुत ज्यादा पॉट होल में आवाज कर रहे हैं, खड़ खड़ की आवाज आती है। ईवी की बैजिंग इधर दी गई है, पियानो फिनिशिंग ऑफर किया गया। पियानो फिनिशिंग लगता तो बहुत अच्छा है, प्रीमियम है। इनफैक्ट अगर इसमें स्क्रैचेस आएंगे या कोई ज्यादा बड़ा निशान आता है तो जल्दी अट्रैक्ट भी करेगा ये। यहाँ पर जो फ्लश डोर हैंडल्स दिए गए हैं वो एक्चुअली में इधर से पुश करके तब आपको जो है वो पुल करने पड़ेंगे। अनलाइक XUV 700 उसमें क्या है, आप अनलॉक करो बाहर की तरफ पॉपअप हो जाते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर दोनों साइड दिए गए हैं, थैंकफुली थैंक्स टू टाटा। तो ये जो छोटी सी LEDs दी गई हैं ये एक्चुअली राइट साइड होती तो ज्यादा बेहतर होता। टाटा ने इनफैक्ट अच्छे से ये की होल भी हाइड किया है। गाइस अगर आप यहां से देखोगे ना, ये सनरूफ है और मैं कहूंगा कि ये पैनोरामिक सनरूफ है आई वुड रेदर से। यहाँ पर अगर आप ये रबर देखोगे तो कहीं ना कहीं ऑड इवन प्लेसिंग है। इनफैक्ट यहाँ पास से अगर हम क्लोजअप ले तो ये देखिए यहाँ से काटी गई है, डिसकंटिन्यू की गई है, ये भी हाईलाइट हो रही है। तो फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम जो है वो थ्रू आउट द बॉडी आपको देखने को नजर आएगी, वो बिल्कुल वैसी है जैसी नेक्सॉन या बाकी की टाटा की गाड़ियों में है। बट अगर आपको फिट एंड फिनिश से ज्यादा ऐसा महत्व नहीं है तो डेफिनेटली आप इग्नोर कर सकते हो। ये सनरूफ जो है वो पीछे तक खुलती है, ऊपर शार्क फिन एंटेना भी यहाँ पर दिया गया है एंड अच्छा लग रहा है। ये एक्चुअली डिजाइन वैसा ही है जैसा आप जनरली कन्वेंशनल शार्क फिन एंटेना का डिजाइन देखते हो। भाई पीछे का जो डिजाइन है ना वो भाई बहुत सॉलिड लगता है इसका एंड मैं पीछे से बहुत पसंद कर रहा हूँ इसको कंपैरेटिव टू बसाल्ट। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना कि जो सिट्रोन है उसने ज्यादा बेहतर तरीके से कूपे को डिजाइन किया है और अच्छा स्पेस भी दिया है, मैनेज किया है। वो लगती है 4.3 मीटर की गाड़ी। इसके अंदर कुछ हैं चीजें जो धीरे धीरे करके मैं हाईलाइट करूंगा, बट जो मुझे पसंद आ रहा है उससे भी पीछे नहीं हटूंगा कहने से। देखो एक तो ये पीछे का जो डिजाइन है ना भाई, गजब का डिजाइन है, प्यार हो जाएगा आपको। अगर प्यार ना हुआ ना तो मेरे चैनल पे आना और ओनरशिप रिव्यू देना, बताना क्यों प्यार नहीं हुआ। इसके पीछे का डिजाइन सच में बहुत अच्छा है। कर्व की बैजिंग है इधर और .EV बताती है कि ये इलेक्ट्रिक व्हीकल है। टाटा की का लोगो इधर है। यहाँ पर जो है ना मिड माउंटेड स्टॉप लैम्प है भाई, क्यों यहाँ पे टाटा प्लेस कर रही है आजकल समझ में नहीं आ रहा। उसको ऊपर ही होना चाहिए और वो ऊपर ही अच्छी भी लगती है। यहाँ से देखो ये 2 पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, 2 की जगह 4 होने चाहिए थे आई थिंक, और कॉस्ट कट इधर जरूर की गई है एंड डेफिनेटली ये कैमरा ऑफर किया गया। बट ये कमाल का कैमरा है दोस्तों, ऐसा कैमरा कि इस सेगमेंट में वैसे तो गाड़ियां ऑफर कर रही हैं जिनमें से क्रेटा भी है, बट और गाड़ियां भी हैं जिनका कैमरा ऐसा नहीं है, जिनमें से एलिवेट भी है या मैं कहूँ सिट्रोन C3 एयरक्रॉस है या बसाल्ट भी है फॉर दैट रेफरेंस। तो इस तरीके का कैमरा तो नहीं है। अब देखो मैजिक, देखो मैजिक, ये दबाया मैंने यहाँ से बटन 1 2 और अब ये धीरे धीरे ऊपर आना स्टार्ट हो जाए। क्या ये स्लो है? मुझे लगता है कि नहीं, स्लो तो नहीं है, क्योंकि मोटर को भी यार थोड़ा टाइम तो लगेगा ना, बहुत भारी है ये। तो जिस हिसाब की मोटर यहाँ पे इस्तेमाल की गई है, कहीं कहीं जो है वो हाइड की गई है, वो उस हिसाब से जो है वो जल्दी कर देती है। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं है। बट यहाँ पर एक बटन दिया गया है, इसको आप दबाओ तो वापस आ भी जाता है। एंटी पिंच फंक्शन के साथ में आता है, देखते हैं कैसे काम करेगा। रखते हैं इसको, सेंस कर लिया उसने, वापस चली गई है। तो दिस इज गुड। तो किसी के हाथ वाथ जो है टूटने तो नहीं वाले यहाँ पे। लेकिन यहाँ पर 500 लीटर का बूट स्पेस है एंड इस सेगमेंट में मैं समझता हूँ बहुत बेहतरीन बूट है ये। छोटे स्पेसेस यहाँ पर दिए गए हैं दोस्तों। ये जो छोटा मोटा स्पेस है ना, चार्जर वगैरह रखने के लिए, कुछ चीज़ें और यहाँ पर संभाल के रखने के लिए, चार्जर तो नहीं आ पाएगा इसके अंदर, बट कुछ चीज़ें और अगर आपको रखनी है हाइड करके तो इससे बेहतर जगह जो है वो नहीं हो सकती। बट ये है कि एक बार ये निकल जाता है ना तो उसके बाद थोड़ा सा बंद करने में आपको ध्यान से करना पड़ता है, देख के करना पड़ता है। 2 इस तरफ जो है वो आपके पास में हुक्स दिए गए हैं, 1 kgs इनका जो है वो लोड कैरिंग कैपेसिटी, इससे ज़्यादा मत डालना, टूटने के चांसेस ज़रूर बढ़ जाते हैं। एंड इस तरफ भी जो है इल्यूमिनेशन है, 2 लैंप, 1 लैंप दिया गया, 2 जो है वो हुक्स इधर भी दिए गए हैं एंड कुछ इस तरीके से बंद होगा। यहाँ पर व्हीकल इस तरफ जो है वो व्हीकल टू लोड दिया गया है या व्हीकल टू एक्टिविटी दिया गया है, जिससे आप जो है एसेसरीज वगैरह को चार्ज कर सकते हो। मिनी फ्रिज ले जाना चाहते हो कैंपिंग वगैरह के लिए ठीक है, अनटिल अनलेस आपकी लोकेशन के आसपास जो है बहुत अच्छे स्पॉट्स हो, आप हिली एरिया में रह रहे हो, तब की बात कुछ और है। हल्का सा लोडिंग लिप जरूर है इसके अंदर, 60-40 में स्प्लिट हो जाता है। एंड ये पार्सल ट्रे जो है वो कमाल का पार्सल ट्रे है, बड़ा सा है काफी, बता देता है कि भाई मैं बूट बहुत अच्छी कैरी कर सकता हूँ। यहाँ से करते हैं इसको बंद। अब ना चलते हैं सीधा एक ड्राइव पे, आपको बताता हूँ कि ड्राइव पे क्या क्या चीजें हैं और उसके बाद स्ट्रेट अवे आपको इंटीरियर्स में बताऊंगा कैसा इसका एसी है और क्या क्या चीजें हैं जिसके अंदर अभी भी इम्प्रूवमेंट, स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। आइए मेरे साथ। गाइज ये देखो अभी ना रिवर्स पार्क असिस्ट एक्टिवेटेड है, बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है ये इस टाइम। अगर मैं हल्का सा आगे भी लेके चलता हूँ तो अब रिवर्स लेके आता हूँ तो एक तो इसमें ये गियर्स में पहले भी प्रॉब्लम्स थी, अभी तक तो ठीक है, मैनेजेबल है।
ये देखिए यहाँ से अब ऐसा लगता है कि अनबियरेबल है। और पता है प्रॉब्लम क्या है, अगर आप कॉल पे हो ना तो कॉल पे होने के बावजूद भी इसको कम नहीं करता। अगर आप कॉल पे हो तो ये परसिस्ट करेगा इतनी तेज ही आवाज़ करना। तो ये थोड़ा सा लगता है कि वहाँ पर ज़रूर कैलिब्रेशन किया जा सकता था बेटर वे में। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं इस रिव्यू को। ये 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में है फिलहाल जो मैं चला रहा हूँ। और इसके साथ में एडवांटेज ये है कि आपके पास में बहुत भयंकर रेंज मिलती है। 400 किलोमीटर की रियल लाइफ रेंज जो है वो क्लेम कर रही है। 400 से 420 किलोमीटर की टाटा ऐसा रियल लाइफ क्लेम कर रही है। एंड मैंने जो और रिव्यूज़ देखे हैं या रेंज टेस्ट देखे हैं इसके अराउंड, वो ऐसा साबित भी करते हैं कि ये 400 या 400 से प्लस चलती है बहुत ईजिली इन रियल लाइफ। अगर आप छोटे वाला वेरिएंट ले रहे हो 45 किलोवाट आवर वाला, तो मुझे लगता है कि वो तकरीबन 320 के आसपास जो है बहुत इजीली चल पाएगा, समस्या नहीं आएगी। एंड टाटा नेक्सॉन ईवी से ज़्यादा बेहतर वो काम करेगा फॉर लॉन्ग रेंज। अगर आपको लॉन्ग रेंज वाला नेक्सॉन ईवी खरीदनी है तो उसके ऊपर तो क्लैरिटी कर ली थी। अब ज़रा हम बात कर लेते हैं चलाने में कैसी है। देखो चलाने में बहुत स्मूथ है और इंस्टेंट पिक आपको मिलेगा, वही 10 सेकंड के अंदर अंदर आप 0 to 100 ईजिली इस पे कर पाओगे। एंड 160 PS होने की वजह से जो है वो पावर टू वेट रेशियो एक्चुअली मेंटेन्ड है कंपेयर टू टाटा नेक्सॉन। तो वो पावर जो है वो आपको बढ़ाना मैंडेटरी था फॉर दिस मोटर। हालांकि टॉर्क डिलीवरी नेक्सॉन ईवी की और इसकी सेम है, तो मुझे लगता है कि फॉर लॉन्गर रन अगर आप स्ट्रेच ज़्यादा लेंगे तो बहुत ईजिली नेक्सॉन ईवी जो है उसको पीछे करती हुई नजर आएगी। आपको रियलाइज़ होगा कि यार हाँ, टाटा नेक्सॉन जो है वो अभी भी दम रखती है। ऐसा नहीं है कि नया प्रोडक्ट आ गया है तो उसके अंदर कोई जान ही नहीं है। अच्छा, मुझे इस गाड़ी के अंदर क्या समझ में नहीं आया वो मैं बात करता हूँ। अभी आप सस्पेंशन की आवाज़ सुनना, जब मैं खड्डेदार सड़कों पे चलूंगा स्पेशली थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी, अब सुनना। एक कट की आवाज़ आई, कट कट, ऐसा लगता है कि जैसे सस्पेंशन जो है वो अपने लोवेस्ट पॉइंट पे पहुंच गया है। और वहाँ ये देखिए, अब ये देखना, ये देखिए, अब ये दोनों ही सस्पेंशन में, राइट में भी है लेफ्ट में भी है। कोशिश करूंगा लेफ्ट का भी सुनाने का। ये देखिए, तो लेफ्ट से भी ये जो है वो आवाज़ आ रही है। ये कट की आवाज़ जो है वो आपके ड्राइव एक्सपीरियंस को कंप्लीटली वैनिश कर देती है। ऐसा लगता है यार बहुत इरिटेशन सी फील होती है। एंड उस दौरान जब ये बड़े बम्प्स में होती है तो डेड तो चला जाता है, इसका सस्पेंशन तो बिल्कुल नीचे हो जाता है, लेकिन जो आवाज़ है और जो वाइब्रेट जो वो एब्जॉर्ब करता है ना, वो स्टेयरिंग पे महसूस होता है, वो उसको स्टेयरिंग पे वाइब्रेट करता है। वो एक मुझे लगा कि यार डेफिनेटली ये चीज़ तो है जो एक्चुअली में स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट यहाँ पर जो है वो रखती है। इसका एसी काफ़ी अच्छा काम करता है, बहुत चिल करता है। इनफैक्ट वेंटिलेटेड सीट्स अभी जो है मैंने एक्टिवेट की हुई है। लेकिन मुझे जो इलेक्ट्रिक वर्जन में लगा ना, वो ऐसा लगा कि कुछ टाइम के बाद में ना कंप्रेसर बंद हो जाता है, उसके बाद उसको थोड़ा टाइम लगता है। अभी जैसे कॉन्स्टेंटली थ्रो नहीं कर रहा है ठंडी हवा, जबकि मैंने इसको लोवेस्ट टेम्परेचर पे सेट किया हुआ, उसके बावजूद भी जो है वो कॉन्स्टेंटली ठंडी हवा थ्रो नहीं कर रहा। ये चीज़ मुझे लगता है कि इसके ऊपर भी काम किया जा सकता है। अभी देखिए, अब ऐसा लगता है कि कंप्रेसर स्टार्ट हुआ है थोड़ी देर के बाद में, तो वो कंप्रेसर को ना जल्दी जल्दी कट कर रहा है। मे बी दिस कुड बी अ रीज़न, बिकॉज बाहर बहुत गर्मी है। मुझे लगता है आज 35-36 डिग्री के करीब जो है वो तापमान यहाँ पर हो रहा है, और उस वजह से भी जो है वो जल्दी कट कर दे रहा हो, ओवर हीट हो जा रहा हो। ये कुछ तो है जो कंसर्निंग ज़रूर मुझे लगता है। अब ये काफ़ी अच्छा कूल कर रहा है, केबिन को ये कभी भी गर्म नहीं रहने देता है। ये देखिए, अब यहाँ से जो है वो नॉर्मल कूलिंग मोड ऑन हो गया। अब नॉर्मल कूल में देखिए कंप्रेसर जो है वो बंद हो चुका। अभी फिलहाल मैं ठंडी हवा महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। इसकी वजह से केबिन तो ठंडा रहता है, लेकिन जो कांस्टेंट हवा आती रहती है ना ड्राइवर को, वो चीज़ वो मिस करता है। अब तो बिल्कुल ही चला गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पावरलेस हो गया इसका एसी। ये चीज़ समस्या है कुछ छोटी मोटी, लेकिन मुझे लगता है ये रिजॉल्व की जा सकती हैं। अब ज़रा ड्राइव के बारे में बात करते हैं। क्या इसका स्टीयरिंग फीडबैक है, किस तरीके का जो वो स्टीयरिंग रेस्पॉन्स इसका यहाँ पर रहता है। अब देखिए, जब आप स्टीयरिंग व्हील के बारे में बात करते हैं ना, तो एक्चुअली में वेटेड है इसका स्टीयरिंग व्हील, और ऐसा नहीं है कि आपको परेशान करेगा। और स्टीयरिंग में वेट है, जब आप हाइयर स्पीड पे चलोगे तो वो और थोड़ा सा वेट गेन कर लेता है, जो उसको करना भी चाहिए। तो स्टीयरिंग के मामले में बहुत ज़्यादा शिकायत नहीं है, बट ये सिटी के हिसाब से थोड़ा और ट्यून किया जा सकता था हल्का सा इसके अंदर। अगर और ज़्यादा ये सॉफ्ट होता तो बेहतर लगता और अच्छे से कर पाता चीज़ों को। तो वैसे ओवरटेकिंग करते टाइम या फीडबैक के बारे में अगर हम बात करें तो अच्छा फीडबैक है। आप ट्विस्ट
टर्न वगैरह लोगे अच्छे से जो है वो मूव करता है मैनोवर करते टाइम, या मैं कहूँ कि एक पैटर्न अगर आपको जिग जैग पैटर्न आप ओवरटेक कर रहे हैं हाईवेज पे जिग जैग पैटर्न में ओवरटेक कर रहे हैं तो भी आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, कंफर्टेबल यहाँ पर जो है वो ज़रूर रखता हुआ नज़र आएगा। चलिए दोस्तों और चीज़ों के बारे में बात करते हैं इसके एडास का। इसका एडास फिलहाल मैंने डीएक्टिवेट किया हुआ है, बट अगर आप इसका एडास एक्टिवेट करते हो, यहाँ से इंफोटेनमेंट सिस्टम से जाके आप एक्टिवेट करते हो तो अच्छा काम करता है। हमने यही सेम एडास जो है सफारी हैरियर के अंदर देखा है एंड ये इसके अंदर आ चुका है। इसके अलावा ये कर्व आइस के अंदर भी आता है, तो ये काम तो ठीक करता है, मतलब बहुत शिकायत नहीं है, बट इट इज़ नॉट एज एक्यूरेट एज ऑफर्ड इन MG या Hyundai या इनफैक्ट फॉर दैट रेफरेंस महिंद्रा का जो है वो सबसे बेहतर इनमें मुझे लगता है। और यहाँ पर हल्के से मार्क्स ज़रूर कट होंगे, बट एडास ठीक है इसका। जो लोग एडास खरीदना चाहते हैं उनके लिए एक बेहतर ऑप्शन ज़रूर ये बनेगा। विजिबिलिटी के मामले में गुड विजिबिलिटी, मुझे बोनट जो है वो ईजिली विजिबल है। क्लस्ट्रोफोबिक जगह पे चलना हो, कॉम्प्लेक्स जगहों पे, मार्केट प्लेस में ले जाने में समस्या नहीं होगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी हैं आपके पास में, फ्रंट 360 डिग्री कैमरा भी है, तो आपको एक्चुअली असिस्टेंस की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली यहाँ पे। ए पिलर जो है वो थोड़ा सा मोटा है, हल्का सा मुझे लगता है कि मोटा है, जो राउंड द कॉर्नर्स या हेयर पिन बैंड्स पे ज़रूर हल्का सा व्यू रिस्ट्रिक्ट करेगा, तो उस चीज़ के लिए भी आपको रेडी रहना है। बाकी तो अगर मैं कंट्रोल्स वगैरह के बारे में बात करूँ, ये वाले जो कंट्रोल्स हैं वो अच्छा एक चीज़ और, जैसे स्टेयरिंग है ना, अगर मुझे स्ट्रेट रखना है तो हल्का सा राइट साइड में टिल्टेड रहता है, हल्का सा ऐसा लगता है कि यार अगर मैं इसको सीधा कर दूँ ना, एकदम सीधा कर दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने सीधा किया हुआ है, ये देखिए रोड से बिल्कुल बाहर जा रहा है इस टाइम, तो ये हल्का सा, तो ये ना हल्का सा टेढ़ा ही रखना पड़ेगा आपको, वो स्ट्रीमलाइन किया जा सकता था, वहाँ पर भी एक शिकायत है। बाकी लाइट का थ्रो बहुत अच्छा है, कुशन काफ़ी अच्छा है गाड़ी का, अगर आप बैठे हुए हो कंफर्ट टेबल पोजीशन पे हो तो यहाँ पर आप इजीली जो है वो काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस कर पाओगे विदाउट टेकिंग अ सिंगल हॉल्ट, सो दैट इज फॉर श्योर। हाँ, मैं एर्गोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहा था। जो वाइपर्स का कंट्रोल है या फिर इधर से लगा हुआ है ये हेडलाइट लेवलर वगैरह या हेडलाइट के टॉगल्स हैं, ये हल्के से नीचे होने चाहिए थे, और इनकी पोजीशनिंग अगर थोड़ा सा नीचे और हो जाता तो बिल्कुल हाथ में फिट बैठते। अगर आपकी प्रोफाइल छोटी है, हाथ छोटे हैं आपके, तो ये इनको एक्सेस करने में आपको थोड़ी मुश्किल हो सकती है, बट शुरुआत में होगी, उसके बाद में यूज टू होने के बाद में आपको पता रहेगा कि आपका हाथ कहाँ पे है। ये सारे बटन्स वगैरह तो ईजिली आप एक्सेस कर पाओगे, इधर भी एक्सेस कर पाओगे, एंड एर्गोनॉमिक वाइज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट थोड़ा ज़्यादा लगता है यहाँ पे। रियर का जो व्यू है वो ज़रूर छोटा है अभी फ़िलहाल, आपके पास में बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं बचता कंपैरेटिव टू नेक्सॉन, सफारी हैरियर, इन सब से अगर कंपेयर करूँ तो इसका सबसे कम रियर व्यू यहाँ पर आपको मिलेगा देखने में। अभी आके नहीं रहा, आ ही नहीं रहा यार गाइस। अब इसमें ना वन टच डाउन आता है, देखो अभी तो आ गया है ये, अब ऊपर जाते टाइम ना प्रॉब्लम करता है, कभी चला जाता है कभी नहीं जाता है। अब चला गया है, अब देखो नीचे नहीं आ रहा है, वन टच डाउन से नीचे नहीं आ रहा है, तो ये थोड़ा सा छोटे मोटे एरर्स हैं। हालांकि ये जो वन टच डाउन है ये केवल और केवल ड्राइवर सेंट्रिक है, आपको उस साइड ये नहीं देखने को मिलेगा। और भाई ये जो बड़ा सा ओवरव्यू है ना, ये भी आपको काफ़ी अच्छा व्यू देगा, थ्रो काफ़ी अच्छा है, इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल है एंड फोल्डेबल भी है, तो उस चीज़ को लेके तो कोई प्रॉब्लम एज सच है ही नहीं। गाइस यहाँ पर भी ये पूरा पैनल जो है वो बिल्कुल नेक्सॉन का ही उठा के हमने इसको जो है वो असेंबल होते हुए देखा है कर्व के अंदर, कंप्लीटली सेम, बस सॉफ्ट टच मटेरियल इधर है, पियानो फिनिशिंग है, छोटी बोल्डर, अम्ब्रेला होल्डर छोटा ही है, बहुत छोटा अम्ब्रेला ही इसके अंदर आ सकता है, वो जो कम्पैक्ट पोर्टेबल अम्ब्रेला होता है वो। एक इधर जो है वो 1 लीटर की बोतल रख पाओगे, लेकिन इस तरफ जो है वो छोटी बॉटल्स 250 ml तक की ही आप रख पाओगे। डस्टर वगैरह सब इसी चीज़ में। JBL के स्पीकर्स ऑफर किए गए हैं विद ट्विटर, एंड एक सब वूफर भी ऑफर किया है। इन टोटल 9 स्पीकर्स आपको मिलेंगे। एर्गोनॉमिकली ना आज भी अगर आप देखो तो ये वेंटिलेटेड सीट्स का राइट प्लेसिंग नहीं है, बटन्स की प्लेसिंग अगर मैं बात करूं, ऑब्वियसली आफ्टर प्रोडक्शन थॉट है ये, और ये बाद में ही इंट्रोड्यूस हुए हैं, क्योंकि सीट्स वगैरह अगर हम बात करें तो ये तमाम सीट्स जो हैं वो सेम ही है, नेक्सॉन वाली ही हैं जो काफ़ी टाइम से आ रही हैं। इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल सीट्स हैं, मुझे लगता है एक स्टेप और फर्दर टाटा को यहाँ पे बढ़ना चाहिए था एंड 8 वे एडजस्टेबल इनको कर देना चाहिए था, जिसमें लंबार सपोर्ट और आ जाता। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास में डेड पेडल है, प्रॉपर डेड पेडल है, तो आपके पैर वगैरह स्ट्राइक नहीं करेंगे। इनफैक्ट ब्रेक पेडल एंड एक्सीलरेटर पेडल, ये दोनों ही, इन दोनों के बीच में भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो स्टोरेज स्पेस एक एक्स्ट्रा ऑफर किया गया है, जैसे हम छोटे मोटे सामान रख सकते हो, जैसे कि मैं रखना चाहूँगा ये की फॉब।
अब ये जो की फॉब है ना, नई डिज़ाइन की गई है, लॉक अनलॉक मैकेनिज्म के साथ में है, साथ ही साथ बूट भी ओपन कर सकते हो एंड फॉलो मी लैंप भी है। एंड टाटा की नई की फॉब जो है वो आप जनरली अब सारी गाड़ियों में देखोगे आने वाले टाइम में। अब इधर से भी अगर आप देखेंगे तो कोई भी कप होल्डर ऐसा सच नहीं दिया गया है, ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है वैसे तो ergonomically वाइज। अगर आपको ग्लव बॉक्स टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट में चाहिए तो केवल और केवल इधर देखने को नजर आएगा, दो कैन होल्डर, कप होल्डर, जो भी आप बोल सकते हो, बट यहाँ पर पॉइंट एक्चुअली है नहीं देने का। रीजन बीइंग ये आप स्टैटिक यानी कि खड़ी हुई गाड़ी में ही इनको इस्तेमाल कर पाओगे, वैसे ही यूजलेस है। अब जब ग्लव बॉक्स खुली गया है तो यहाँ पर देखिए पार्सल ट्रे है, बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपको बाकी गाड़ियों में मिलता है टाटा की। एंड यहाँ पर जो एक बड़ा सा चीता लगा हुआ है, उसका एम्ब्लम है। यहाँ पे कार्ड होल्डर, पेन होल्डर वगैरह सब चीजें यहीं पे दी गई है एंड बहुत ही डेप्थ है इसके अंदर। गाइस, ये जो स्टीयरिंग व्हील है ये नेक्सॉन से नहीं लिया गया है, बट इसके अंदर इल्यूमिनेशन जरूर है। हल्की फुल्की फिट एंड फिनिश की प्रॉब्लम इधर भी है एंड ये हमने हैरियर एंड सवारी के अंदर भी देखा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ना इसके हॉर्न काफी पोलाइट हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है, तो सेंसिटिविटी इंक्रीज कर देता है ये। पीछे पैडल शिफ्टर्स जो है वो मैनुअल एक्सेस के लिए नहीं बने हैं, ये केवल और केवल रीजनरेशन को लेवल अप एंड लेवल डाउन करने के लिए बने हैं। अगर इसके अंदर पैडल शिफ्टर्स आती तो ईवी में आने वाली ये पहली पैडल शिफ्टर वाली गाड़ी बन जाती, इसको आप मैनुअली कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है। और ये पैडल शिफ्टर्स केवल और केवल यहाँ पर जो है वो कॉस्मेटिक से लगते हुए नजर आते हैं। जो पैडल शिफ्टर्स का काम है, जो काम एक्चुअल में काम है जिसलिए वो यहाँ पर लगाए गए हैं, वो ये पर्पस नहीं है एक्चुअली, ये रीजनरेशन को एक इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए। बटन्स वगैरह वही वैसे ही हैं, प्लास्टिक की क्वालिटी ठीक है। अगेन ये बटन्स है वो दोनों ही तरफ से बिजी रखते हैं, डिज़ाइन को एक्चुअली में काफ़ी एंगेजिंग रखते हैं। फ्लैट बॉटम है, स्टेयरिंग व्हील जो है वो आपको लोअर वर्जन में, इसका बेस वेरिएंट खरीदोगे तो नेक्सॉन वाला ऑफर होता हुआ नजर आएगा। देखो ये इसका पार्किंग कैमरा, और अगर आप पार्किंग कैमरा देखेंगे तो आपको रियलाइज होगा कि बहुत अच्छे तरीके से टाटा ने इस पार्किंग कैमरे के साथ में प्ले किया है। बिल्कुल भी ग्रेन्स नहीं है, अभी दिन है, बिल्कुल धूप निकली हुई है बाहर, और आप किसी भी साइड का अगर आपको कैमरा एक्सेस करना है 360 डिग्री कैमरा के साथ में ही आता है एंड इनफैक्ट बताता भी है। जैसे अगर मैं इसको 3D मोड पे डाल दूं तो आपको बताएगा भी आप किस तरफ खड़े हुए हो। और हालांकि ये जो कर्व है वो कलर स्पेसिफिक नहीं रहती है, जैसे कि अगर आप और गाड़ियों में भी देखो तो ये वाइट कलर में ही शो होगी, अगर आप कोई और कलर भी लेते हो तो वो थोड़ा सा पर्सनलाइजेशन अगर और कर देते, जो कि थोड़ा डिफिकल्ट था, टाइम कंज्यूमिंग था, लेकिन मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा पर्सनल एक्सपीरियंस फिर ये देती। ऊपर से टॉप व्यू कैसा लग रहा है, तो आप किसी भी व्यू को देखोगे इसका टच रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा है, क्लियरली जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अब ये इंफोटेनमेंट सिस्टम 12.3 इंचेस का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, बहुत बड़ा नहीं लगता है, ऐसा नहीं लगता है कि 12.3 इंचेस सुन के हमें लगता है कि यार पता नहीं कितना बड़ा जो है वो हेक्टर जैसा आपको टैबलेट जो है वो मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपके पास में AQI इंडेक्स यहाँ पर है और आप डेफिनेटली इसको एक्सेस कर पाओगे, यानी कि मॉनिटर कर पाओगे। मोड्स दिए गए हैं, JBL के जो मोड्स हैं, अलग अलग मोड्स इधर ऑफर किए गए हैं, जैसे सिनेमा मोड है आपके पास में, दूसरा ये कस्टम मोड है। अगर आपको और मोड्स एक्सेस करने हैं जैसे कि वाइड रेंज मोड है एंड बेस इन्हांसर है, अकॉस्टिक है, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो यहीं से आप कंट्रोल कर पाओगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। इनफैक्ट इनके शॉर्टकट्स भी बने हुए हैं, किड स्लीपिंग इन बैक, अगर आपको पीछे वाला जो है वो बंद करना है और केवल आगे तक जो है वो सराउंड को रखना है या फिर म्यूज़िक को रखना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं और बाकी इसका टच रिस्पॉन्स से ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने इस इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो है वो ग्लिचेस देखे हैं, वो ज़रूर अभी तक मेरे सामने तो नहीं आए हैं, मैं तकरीबन 2 घंटे से इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ एंड बहुत चांसेस है कि टाटा ने उसको इम्प्रूव कर दिया हो। बाकी तो रिव्यूज़ जब ये टाइमली आएगी हमारे पास में ज़्यादा टाइम के लिए, तब हम ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे। अब गाइस ये इंटीरियर्स में अगर आप इस डैशबोर्ड पैनल को देखोगे तो सॉफ्ट टच मटेरियल तो नहीं, लेदरेट टच ज़रूर है, ब्लूइश थ्रेड यहाँ पर है। इनफैक्ट यहाँ पर भी जो है वो पैटर्न्स दिए गए हैं इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए, ताकि ये नेक्सॉन से थोड़ा अलग लगे। बट टू बी वेरी फ्रैंक, ये पूरा पैनल नेक्सॉन से ही लिया गया है, नॉट इंस्पायर्ड, पूरा नेक्सॉन का उठा के यहाँ पर जो है वो इंस्टॉल किया गया है। तो वो चीज़ लगती है कि नेक्सॉन से थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया जा सकता था, बिकॉज टाटा के पास में टाइम बहुत था इसको रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो वो 1-1.5 साल से जब से ये जो है वो फेमस हो रही थी, 2023 में हमने ऑटो एक्सपो में देखी, तब से लेके अभी तक बहुत टाइम था, तो इंटीरियर्स को थोड़ा डिफरेंशिएट
डिफरेंशिएट किया जा सकता था, कुछ और इंटरेस्टिंग जो है यहाँ पर किया जा सकता था। ये वाला जो पैनल है अगर आप देखें तो ऑब्वियसली ये जो है वो पियानो फिनिशिंग के साथ में आ रहा है एंड आपको जो है फिंगरप्रिंट्स इसी के ऊपर नजर आएंगी, हाईलाइट हो जाती हैं वो, तो जैसे ही मैं रखता हूँ तो ये अट्रैक्ट करती हैं। तो वो चीज़ ज़रूर है, पियानो फिनिशिंग एक्चुअली शाइनी होता है ना, तो अगर इसके ऊपर फिजिकल बटन होते तो ये तो सोने पे सुहागा हो जाता, फिर और अच्छा लगता। इसमें एक्सप्रेस कूल का भी फंक्शन आता है। Express cooling is on. तो एक्सप्रेस कूल करते ही ये अपनी हाईएस्ट ब्लोअर स्पीड पे चले जाता है एंड लोएस्ट टेम्परेचर पे चले जाता है। ब्लोअर की स्पीड बहुत ज़्यादा है तो मैं इसको कम कर देता हूँ ताकि आपको आवाज़ ढंग से पहुँचती रहे। बाकी सारे बटन्स वगैरह इधर ही हैं, लॉक अनलॉक, बूट का, हिल डिसेंट कंट्रोल और आगे से चार्जिंग स्लॉट खोलने के लिए, चार्जर स्लॉट खोलने के लिए 360 डिग्री कैमरा। बाकी यहाँ पर जितने भी कंट्रोल्स हैं वो क्लाइमेट कंट्रोल के बटन्स हैं। यहाँ पे USB C टाइप दिया गया है, USB A टाइप है, 12 वोल्ट का DC सप्लाई है। ये तमाम चीज़ें इधर ही दी गई हैं, बट ये प्रैक्टिकल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, तो थोड़ा ध्यान जो है वो डाइवर्ट करती है। इधर से भी अगर आप देखो ये गियर लीवर है, यहाँ से ड्राइव मोड्स ऑफर किए गए हैं, पार्क ब्रेक है, कोई कैन होल्डर वगैरह नहीं है। अगर आप टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट नहीं खरीदते तो यहाँ पे कैन होल्डर्स या बाकी स्टोरेज स्पेस जरूर आ जाती है। गाइज यहाँ से भी अगर आप देखोगे तो MID काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी MID वैसे वही सफारी हैरियर वाली ही है और पंच ईवी वगैरह इन सब के अंदर भी वही आती है। वैसे इसका एक्शन आप थॉरोली स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से देखोगे तो अगर आप राइट साइड के जितने भी बटन हैं उनको एक्सेस करो तो ये तमाम जगह जो है आपको लेके जाएगी, जैसे कि मीडिया पे या नेविगेशन पे या नोटिफिकेशन क्या है आपकी फ़ोन पे या चार्जर कनेक्टेड और नॉट सेटिंग वगैरह। तो जैसे मैंने सेटिंग खोली तो डायल व्यू किस तरीके होना चाहिए, वन डायल होना चाहिए, तो ये देखिए वन डायल पे आ गई। अगर मुझे डिजिटल व्यू चाहिए तो कुछ इस तरीके से डिजिटल व्यू पे आ जाएगी, या फिर मैं बैक करना चाहता हूँ तो इस तरीके से जो है वो आपको यहाँ पर ये तमाम चीज़ें देखने को नज़र आएंगी। इसका MID एक्चुअली बहुत एंगेजिंग है, आपको थोड़ा सा फीचरिस्टिक भी लगेगा। गाइस अब सेकंड रो में आ चुका हूँ। देखो वैसे तो मैं इसका कैबिन बहुत बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ अपनी वीडियो में, लेकिन अगर आपको देखना है तो ये कुछ इस तरीके से मेरा हेड जो है वो रब होता है हमेशा। 5 फुट 10 इंच है मेरी हाइट, उस लिहाज से लगता है कि यार थोड़ा सा और स्पेस बना सकती थी टाटा, पता नहीं क्यों नहीं कर पाई। या ये तो सनरूफ को जो है वो छोटा रख सकती थी तो पीछे रूफ लाइन जो है वो अच्छी हो जाती। बस ये कि छोटा सनरूफ आता तो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज वहां पर भी होता ओवर रेगुलर कार्स इन दिस सेगमेंट, जैसे कि क्रेटा सेल्टोस वगैरह बड़ी सनरूफ जो है वो दे रही है। ग्रैब हैंडल है, उसके ऊपर कोट हुक नहीं है। कोट हुक की जो प्लेसिंग है वो यहाँ दी गई है, इधर बी पिलर पे दी गई है। एंड साथ ही साथ इंडिविजुअल लैंप्स हैं, इनकी क्वालिटी अभी भी जो है वो नहीं इंप्रूव हुई है। जैसे कि एल्ट्रोज में मैं बता रहा था, एल्ट्रोज जब आई थी शुरू में तब ये कुछ यही वाली लैंप्स जो है वो एल्ट्रोज के लोअर वेरिएंट्स में आगे लगे थे, तो अब इनको पार्ट शेयर किया गया है, पीछे लगाया गया, बट अभी भी इनके अंदर फिनिश एक्चुअली उस तरीके की नहीं आई है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो प्रैक्टिकलिटी नहीं उस तरीके की है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्लीव्स वगैरह नहीं है, आप मैगजीन्स वगैरह नहीं रख सकते हो, वो एक बड़ा डिसएडवांटेज है। अंडर थाई सपोर्ट इज गुड, उसको लेके ऐसी शिकायत नहीं है फॉर द हाइट आई एम हैविंग। इनफैक्ट रिक्लाइन एंगल भी बहुत अच्छा है इसका और 2 वे एडजस्टेबल भी है, तो थोड़ा बहुत कम भी लगता है वो, तो आप उसको एडजस्ट यहाँ पर कर पाओगे। देखो नी रूम ऐसा सच नहीं है बहुत ज्यादा कि आप बोल सको कि एक क्रेटा सेगमेंट की गाड़ी है। नी रूम एंड लेग रूम को लेके वो स्पेस नजर नहीं आती है, उस लेवल का जो है वो कंफर्ट नजर नहीं आता। बट फॉर समवन जो अकेले चलते हैं या 2 लोग चलते हैं साथ में, पीछे बच्चे बैठते हैं, उनके लिए कोई ऐसी शिकायत नहीं होनी चाहिए। बाकी अगर हम एयर कंडीशन यूनिट के बारे में बात करें, पीछे के AC वेंट्स ठीक हैं और हालांकि इनका मोशन जो है वो थोड़ा हार्ड रखा गया है, काफ़ी हार्ड सा लगता है। USB-C टाइप, अगेन 45 वोल्ट का फास्ट चार्जर इधर दिया गया है। कर्व पेट्रोल में जो है वो USB-A टाइप भी दिया गया है, तो इसको थोड़ा अलग रखा है कर्व पेट्रोल से इसके रियर में। एक चीज़ और मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सीट्स है ना, ये आप कंप्लीटली फोल्ड कर सकते हो, ये ऐसे आएगा। इसके बाद इन हेडरेस्ट को नीचे करके ये एकदम स्ट्रेट हो जाता है, तो ये एक एडवांटेज और है अगर आप कर्व प्लान कर रहे हो तो। ये 2 वे आप रेल देख रहे हो ना, ये इन 2 वे रेल्स का काम यही है कि वो एडजस्ट कर सके इन सीट्स को 2 वे। दोस्तों अगर हम इसके चार्जिंग ऑप्शन के बारे में बात करें तो आप इसको फास्ट चार्ज कर सकते हो, 60 वॉट एंड 70 वॉट तक ये सपोर्ट करती है।
45 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ अगर आप खरीद रहे हो तो। अच्छा, अब मजे की बात ये है कि जब आप इसको चार्ज करोगे, अगर आप घर पे चार्ज कर रहे हो तो 55 किलोवाट एक 7.2 किलोवाट के चार्जर के साथ में तकरीबन 7.9 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हो। जबकि 45 वाला अगर आप खरीद रहे हो, 55 किलोवाट वाली बैटरी खरीद रहे हो, तो 6.5 घंटे इसको तकरीबन 10 to 80% चार्ज होने में लगेंगे। फुली चार्ज होने में तो तकरीबन वही 14-15 घंटे के करीब इनको लगना चाहिए। तो ये मेरा मानना है। बाकी क्या ये नेक्सॉन के ऊपर वैल्यू करती है, अब ज़रा हम बात करते हैं उसके ऊपर। देखो, नेक्सॉन जब भी आप खरीदोगे ना तो लॉन्ग रेंज ही खरीदोगे। अब लॉन्ग रेंज में क्या है, वो आएगा आपका 40 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ में। अगर आप इसका लोअर भी खरीदते हो 17.49 लाख रुपीस वाला भी, तो भी वो इससे ज़्यादा रेंज ऑफर करेगा नेक्सॉन के कंपैरिजन में। इलेक्ट्रिक ट्रेल गेट है, नया डिज़ाइन फिलॉसफी है, इसके अंदर प्रिज्मेटिक सेल्स हैं। एंड नेक्सॉन का जो लॉन्ग रेंज है उसका बेस वेरिएंट अगर हम बात करें तो 17 लाख है। तो 50,000 रुपये में आपको बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिलती हैं, जैसे कि स्पेस ज़्यादा मिलती है। नॉट सेकंड रो, मैं बूट स्पेस के बारे में बात कर रहा हूँ। डिज़ाइन नया मिलता है, एक नया प्लेटफॉर्म जो ईवी के लिए ही बना है उसके ऊपर ये डिज़ाइन है। अनलाइक नेक्सॉन, प्रिज्मेटिक सेल्स आपको ऑफर किए गए हैं, उसके ऊपर ये ज़रूर वैल्यू रखती है। यहाँ पर क्या ZS EV से भी ज़्यादा बेहतर वैल्यू रखती है? डेफिनेटली। ZS EV अभी 19 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट कर रही है। उस प्राइस पे तो 1.5 लाख रुपए आप इसमें बचाओगे, तब भी बहुत सारी चीज़ें उसके कंपैरिजन अभी आपको मिलेंगी। और एक वो आउटडेटेड प्रोडक्ट भी हो चुका है 2 या 3 साल पहले, 3 साल पहले के करीब जो मुझे याद आ रहा है, उसका एक फेसलिफ्ट अवतार आया था, तब हमने उसको रिव्यू किया था। बाकी इन टोटल अगर एक प्रोडक्ट रिव्यू के बारे में बात करने हो, मुझे लगता है 8 on 10 मैं इजीली इस गाड़ी को दे पाऊंगा। अच्छे मार्क्स इसलिए हैं क्योंकि जो ड्राइव ये ऑफर कर रही है, जो वैल्यू ये ऑफर कर रही है, एंड जिस प्राइस पे ये आ रही है, डेफिनेटली वैल्यू ऑफर कर रही है। वैल्यू फॉर मनी कोशेंट इसके अंदर ज़्यादा इंट्रोड्यूस लगता हुआ नज़र आता है। उन तमाम फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए मुझे लगता है कि बेहतर प्रोडक्ट बनाया जा सकता है। फिनिशिंग की थोड़ी सी कमी है, वो अगर कर ले यहाँ पे टाटा, तो इससे बेहतर प्रोडक्ट अभी तो सेगमेंट में नहीं है। इनफैक्ट करंट सिचुएशन भी देखा जाए तो इससे बेटर प्रोडक्ट इस सेगमेंट में इलेक्ट्रिक में नहीं ऑफर होता है कोई भी। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में। अटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। कीप लर्निंग कार बाइक व्हाटएवर यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।